सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल हिस्ट्री को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज से हम दिल्ली सल्तनत की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के 5 साम्राज्य के बारे में आपको बताएंगे। यह 5 साम्राज्य हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसमें आपको हम 5 वंश की एक अलग अलग वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे मामलुक वंश और दास वंश के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत में बहुत बड़े स्तर पर इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतकर वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त किया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौट गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में उत्तर भारत के क्षेत्रों का नियंत्रण आ गया। वह गुलाम वंश का प्रथम शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में स्वतंत्र शासक बना। उसकी राजधानी लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की दयाशीलता के कारण जनता ने उसे लाजपत का टाइटल दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अस्थायी रूप से मुल्तान के नसीरुद्दीन कबाजा और गजनी के ताजुद्दीन यद्दोस के विद्रोह का दमन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक मस्जिद बनाई जो कि भारत की पहली मस्जिद है। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद का निर्माण कराया। उसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में दिल्ली में प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी शुरू कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निज़ामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को संरक्षण प्रदान किया। वह साहित्य का संरक्षक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। उसे लाहौर के निकट अनारकली बाज़ार में दफनाया गया था। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, परंतु वह अयोग्य शासक था। कुछ समय तक शासन करने के बाद बदायूं के गवर्नर शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने आराम शाह को पद से हटाया और खुद सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उसने गुलाम वंश के साम्राज्य को मजबूत बनाया। उसने मुल्तान और बंगाल पर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश कुशल शासक था। उसने चंगेज़ खान के आक्रमण को अपनी राजनीतिक कुशलता से टाल दिया। उसने साम्राज्य में उत्पन्न बहुत सारे विद्रोह को दबा दिया। उसने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश ने यल्दौस और नसीरुद्दीन कबाजा को पराजित किया। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। उसने अपनी सेना को संगठित किया। उसने साम्राज्य का विभाजन व्यवस्थित रूप में किया। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में सुधार करते हुए अपने 2 सिक्के जारी किए। उसने टंका और जीतल नाम के 2 सिक्के जारी किए। इसमें टंका चांदी का और जीतल तांबे का सिक्का था। इन सिक्कों पर टकसाल का नाम भी अंकित किया गया था। ग्वालियर विजय के बाद उसने सिक्कों पर अपनी पुत्री रज़िया का नाम अंकित करवाया। उसने अरबी सिक्के जारी किए। वह शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली में इक्तेदार द्वारा संग्रहित किया जाता था। यह राशि भूस्वामी की सेना के लिए एकत्रित की जाती थी। इसका एक हिस्सा सुल्तान को दिया जाता था। जिस व्यक्ति को इक्ता दिया जाता था वह सुल्तान की सहायता के लिए सेना रखता था। यह सेना आवश्यक पड़ने पर सुल्तान की सहायता करती थी। इक्तादार को किसी दूसरे स्थान पर भी सेना नियुक्त करने दिया जा सकता था। इस व्यवस्था से सुल्तान को विशाल सेना को कुशलतापूर्वक रखने में सहायता मिली थी। इल्तुतमिश ने न्याय व्यवस्था में भी सुधार किए थे। प्रशासनिक सुगमता के लिए उसने तुर्क-ए-सरदारों के एक समूह में चालीसा और तुर्क-ए-चहलगानी की स्थापना की, जिसमें 40 सरदारों का एक समूह होता था। रज़िया सुल्तान। यह दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक थी। रज़िया इल्तुतमिश की बेटी थी। वह दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना था, परंतु चालीसा ने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बिठाया। रज़िया ने रुकनुद्दीन को हटाकर सत्ता प्राप्त की थी। उत्तराधिकारी को लेकर रज़िया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त था। रज़िया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किया। उसने मलिक याकूत को उच्च पद प्रदान किया। रज़िया सुल्तान की इन सब गतिविधियों से अमीर समूह नाराज़ हुआ। रज़िया के शासनकाल में मुल्तान, बदायूं और लाहौर के सरदारों ने विद्रोह किया।
उसके बाद रज़िया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से विवाह किया। 1240 ईस्वी में कैथल में रज़िया की हत्या कर दी गई। रज़िया सुल्तान के बाद इल्तुतमिश वन का अन्य कई शासक हुए, परंतु वे अधिक कुशल नहीं थे और ना ही वो कोई विशेष प्रभाव छोड़ सके। रज़िया के बाद इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र बहराम शाह शासक बना। उसने 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद मसूद शाह शासक बना। वह रुकनुद्दीन का पुत्र था। उसने 1242 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। मशहूर शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद 1240 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक शासक बना रहा। गियासुद्दीन बलबल दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था। वह 1266 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। उसने अपने शासनकाल में चालीसा की शक्ति को ख़त्म कर दिया और सुल्तान के पद को दोबारा गौरवमय बनाया। बलबन गुलाम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। बलबन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश ने बलबन को खासदार नियुक्त किया था। इसके बाद बलबन को हांसी का इक़्तिदार भी नियुक्त किया गया। बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में बहुत योगदान दिया था। नसीरुद्दीन को सुल्तान बनाकर बलबन ने अधिकतर अधिकार अपने नियंत्रण में ले लिए थे। नसीरुद्दीन महमूद ने गियासुद्दीन बलबल को उलू खां की उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबल सुल्तान बना। गियासुद्दीन बलबल ने अपने शासनकाल में सुल्तान के पद की गरिमा को पुनर्जीवित किया। बलबन के अनुसार सुल्तान ईश्वर की छाया है और वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। उस दौरान किसी को भी सुल्तान की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। बलबन का मानना था कि सुल्तान ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करता है। उसने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं को शुरू करवाया। उसकी शासन प्रणाली में ईरानी प्रभाव बहुत अधिक था। उसने ईरानी त्यौहार नौरोज़ को मानना शुरू किया। बलबन ने अपने शासनकाल में चहलगानी प्रभाव को बहुत कम कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से उसने अपने कार्यकाल में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। बलबन के पास एक विशाल सेना थी। साम्राज्य का विस्तार करने की बजाय बलबन ने अपने साम्राज्य को मजबूत किया। अपनी सेना को शक्तिशाली बनाकर उसने मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की। मंगोलों को रोकने के प्रयास में उसके पुत्र मोहम्मद की मृत्यु हो गई। गियासुद्दीन बलबल ने मेवातियों से दिल्ली की रक्षा के लिए कई किले निर्माण किए। उसने अपने शासनकाल में राजपूतों और मेवातियों का सफलतापूर्वक दमन किया। बलबल ने बंगाल के युज़बेक के विद्रोह का भी दमन किया। गियासुद्दीन बलबल ने अपने साम्राज्य के विस्तार के अधिक प्रयास नहीं किए। गियासुद्दीन बलबल ने अपने शासनकाल में प्रशासन के विभिन्न अंगों में सुधार किए, परंतु उसने तुर्क कुलीन तंत्र को संरक्षण प्रदान किया और योग्यता को नज़रअंदाज किया। 1227 ईस्वी में मंगोलों से लड़ते हुए बलबन की मृत्यु हो गई। बलबल ने अपने पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसकी मृत्यु के बाद अमीरों ने कैकुबाद को सुल्तान नियुक्त किया। कैकुबाद ने 1287 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। तो इस तरह से गुलाम वंश का अंत हो गया। अगली वीडियो में हम आपको खिलजी वंश के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ इस बारे में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।